मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निर्देशन विधि में उद्देश्यपूर्ण सहविचार प्रणाली का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने देव निर्देशन विधि का उपयोग करा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इस विधि में ये समझा था कि इस विधि में जो तथ्यों की जांच की जाती है वो देव निर्देशन यानी एक संयोग के अनुसार होती है। इसमें सभी इकाइयों को समान अवसर दिया जाता है, लेकिन उन इकाइयों को देव निर्देशन के लिए छोड़ दिया जाता है जिन इकाइयों को उनका स्वतः अध्ययन होगा। तो उद्देश्यपूर्ण निर्देशन विधि के अंतर्गत हम इसी प्रकार अध्ययन करेंगे। इसमें जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उद्देश्य के अनुसार निर्देशन विधि उपयोग किया जाएगा। उद्देश्य के अनुसार इसमें निर्देशन विधि उपयोग में लाई जाती है। तो इसकी सर्वप्रथम हम परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। परिभाषा में उद्देश्यपूर्ण निर्देशन विधि या सहविचार निर्देशन विधि एक ऐसी निर्देशन विधि होती है जिसके अंतर्गत जब शोधकर्ता जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्यों से अपने निर्णय के अनुसार समग्र में अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है, तो ऐसी विधि को उद्देश्यपूर्ण सहविचार निर्देशन विधि कहते हैं। इस प्रकार की विधि में शोधकर्ता का निर्णय उद्देश्य ही प्रधान होता है। देव निर्देशन की बात ही इसमें कुछ भी संयोग नहीं जोड़ा जाता है। तो सैलिज व उसके सहयोगियों ने इस विधि पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि यदि शोधकर्ता उचित निर्णय तथा एक उपयुक्त निर्देशन व्यूह रचना का उपयोग करता हुआ उसके अध्ययन करता है, तो निर्देशन में उन तत्वों को सम्मिलित करने में सफल हो जाए जो उसके अध्ययन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार इस विधि में अनुसंधानकर्ता संपूर्ण क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार ऐसी इकाइयाँ चुन लेता है जो उसके विचार में समग्र का निर्देशन करती है। निर्देशन में किन इकाइयों को चुनना है यह पूर्णतः चुनने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार छाटी गई निर्देशन इकाइयों के गहन अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर वह पूरे समग्र के बारे में निर्णय या निष्कर्ष निकाल लेता है। जैसा कि उदाहरण के लिए हम बोले कि उद्योग में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति के बारे में अनुसंधान करना हो तो उद्देश्यपूर्ण निर्देशन विधि उपयुक्त रहेगी। इस विधि में अनुसंधानकर्ता ऐसे मजदूरों को निर्देशन में शामिल करेगा जो उसके विचार में सभी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते। तो इस प्रकार उद्देश्यपूर्ण निर्देशन में वही संभव है जहाँ समग्र की इकाइयों की विशेषताओं तथा प्रकृति के संबंध में पूरा ज्ञान हो। तो बड़े समग्र में सभी इकाइयों के संबंध में ज्ञान होना इस विधि द्वारा संभव नहीं है। इसलिए यह विधि जो है, इस विधि में यह संभव नहीं है कि हम एक बड़े निर्देशन के लिए इस विधि का उपयोग कर सकें, क्योंकि उद्देश्य के आधार पर, सविचार के आधार पर इसमें हम इकाइयों का चयन करते हैं। तो जहोदा व कुक के अनुसार उद्देश्यपूर्ण निर्देशन के पीछे आधारभूत मान्यता यह होती है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निर्देशन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को चुन सकता है तथा इस प्रकार ऐसे निर्देशनों पर विश्वास कर सकता है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार संतोषजनक है। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो सहविचार निर्देशन के प्रथम लक्ष्य हम देखें तो इसमें अनुसंधानकर्ता समग्र की प्रकृति, गुणों तथा इकाइयों की विशेषताओं से पूर्व परिचित होता है। वह जानता है कि किन इकाइयों को चुनना अध्ययन की दृष्टि से लाभदायक है। इसमें निर्देशनों का चुनाव किसी विशेष उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है, अतः यह यथासंभव उद्देश्यों की पूर्ति इस प्रणाली का लक्ष्य होता है। तीसरा है, इस विधि में चूंकि अनुसंधानकर्ता अपनी स्वेच्छा से निर्देशन का चयन करता है, अतः पक्षपात की संभावना कम होती है। तो इस प्रकार इसके लक्षण हैं कि इसमें समग्र की, क्योंकि वह पूरी प्रकृति व गुणों एवं इकाइयों को जानता है, तो किन को चुनना है, यानी किन से उन्हें पूर्ण रूप से उसे लाभ प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से उसे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे, इसमें वह जानता है और वह उसको पूर्ण रूप से उसके बारे में जो है जानकारी रहती है। तो इसी दृष्टि से वह उसको चुनता है कि जिन इकाइयों से उसको लाभ मिलेगा, जिन इकाइयों से उसको उत्तर प्राप्त होगा, वह उन्हीं इकाइयों का चयन करे।
इसी प्रकार उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, तो उद्देश्यपूर्ण इस प्रणाली का लक्ष्य होता है। और क्योंकि अपनी इच्छा से करता है तो ये थोड़ा पक्षपात की संभावना भी अधिक होती है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस विधि के गुण के बारे में। तो यह विधि अत्यंत ही सरल विधि है, ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जिनमें लगभग एक सी इकाइयाँ हों, जहाँ कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनका शामिल होना ही आवश्यक हो, यानी उन इकाइयों के बिना वह कार्य नहीं हो सकता है, तो उनके लिए वो इसमें आवश्यक रूप से लाभदायक रहता है। क्योंकि देव निर्देशन विधि में यह संभावना रहती है कि वो इकाइयाँ छूट जाएं, क्योंकि उनमें सभी को समान अवसर मिलता है। तो यदि अध्ययनकर्ता उन इकाइयों को सम्मिलित करना चाहता है जिससे उसको ज़्यादा लाभ की संभावना रहती है, तो वह सहविचार निर्देशन के गुण इसी प्रणाली को अपनाता है। सेकंड बोलते हैं कि ये कम खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें निर्देशन का आकार छोटा होता है, तो उसे कम प्रश्नावली, अनुसूची और ये सब बनाने पड़ेंगे। तीसरा है, इसका आकार छोटा तो होता है परंतु अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके दोष के बारे में। तो सहविचार निर्देशन विधि के दोष पाटेन ने जैसा कहा था कि समस्त समाजशास्त्रियों ने सहविचार निर्देशन के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा है, तो इसे निरर्थक बोला है। जैसे कि स्नैगडेगोर ने इसके बारे में बताया था कि इस विधि में अध्ययनकर्ता को समग्र का ज्ञान पहले से ही होना चाहिए, जिससे कि वह समझ सके कि किन इकाइयों के चुनने से अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति होगी, लेकिन ऐसा सदैव संभव नहीं हो पाता है। दूसरा है, पक्षपात की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है, पूरी ही रहती है, और यह विधि जो है अवैज्ञानिक तथा अशुद्ध हो जाती है। फिर है, निर्देशन की शुद्धता का पता लगाने के लिए जो मान्यताएं प्रचलित है उनमें से एक भी इस विधि में नहीं पाई जाती। इस प्रणाली द्वारा निर्देशनों की परिशुद्धता की मात्रा जो है बहुत कम होती है। इसके आधार पर हम संपूर्ण समग्र की विशेषताओं को नहीं समझा जा सकता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रणाली की सफलता पूर्ण रूप से निर्देशन छांटने की ईमानदारी, ज्ञान, अनुभव एवं पक्षपात पर ही निर्भर है। अब हम देव निर्देशन और सहविचार निर्देशन प्रणाली के अंतरों पर एक चर्चा डाल लेते हैं कि देव निर्देशन में इकाइयाँ देव के आधार पर यानी इच्छा के रूप से छांटी जाती है, जबकि सहविचार निर्देशन में जानबूझकर स्वेच्छा से इकाइयों का चयन किया जाता है। दूसरा है, देव निर्देशन विधि में पक्षपात की गुंजाइश नहीं होती है, तो ये क्या होता है, ये पूर्ण रूप से पक्षपात रहित होती है, जबकि सहविचार निर्देशन पक्षपात से पूर्णतः प्रभावित होती है अथवा पक्षपातपूर्ण होती है। फिर है, देव निर्देशन प्रणाली प्राय सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होती है, इस कारण इस विधि को आजकल बहुत अधिक लोकप्रिय माना जाता है। जबकि सहविचार निर्देशन ऐसे शोधों के लिए ठीक होती है जहाँ समग्र में लगभग एक ही प्रकार की इकाइयाँ हों तथा कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनके निर्देशन में शामिल करना अत्यंत आवश्यक हो। अर्थात कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देव निर्देशन में क्योंकि पूर्ण रूप से वो पक्षपात रहित होती है, इच्छा यानी एक देव निर्देशन यानी एक संयोग के आधार पर होती है, जबकि इसमें हम उन्हीं इकाइयों को चुन सकते हैं जिनको हम चुनना चाहते हैं, तो ये जानबूझकर एवं स्वेच्छा से किया जाता है। जबकि क्योंकि देव निर्देशन पूर्णतया पक्षपात रहित होती है, पूर्णतया संयोग पर निर्भर करती है, जबकि ये पक्षपातपूर्ण होती है, ये सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। इसके कारण देव निर्देशन विधि को आजकल हम उपयोग में लेते हैं, जैसे टिपेट विधि हो गई, लॉटरी विधि हो गई, ग्रिड विधि हो गई। जबकि सहविचार ऐसे शोधों के लिए ठीक है जहाँ पर एक प्रकार की ही इकाइयाँ हों, क्योंकि हम सभी को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, कुछ ही इकाइयों को स्वेच्छा से सम्मिलित कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर समग्र की पूर्ण जानकारी होना और समग्र की लगभग सभी इकाइयों का एक जैसा होना आवश्यक माना जाता है। इसलिए देव निर्देशन विधि एवं सहविचार निर्देशन विधि में हमने यहाँ अंतर करा है। आगे इसके प्रकार है, स्तृत निर्देशन विधि है, फिर इसके हम प्रकार एवं दोष के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार बहुस्तरीय निर्देशन विधि है, सुविधाजनक निर्देशन विधि है, स्वनिर्वाचित विधि है, क्षेत्रीय निर्देशन है, अभ्यंश निर्देशन है, फिर निर्देशन की समस्याएं हैं एवं निर्देशन के आकार की समस्याएं। इसी प्रकार इसके दोषों के बारे में हम बात करेंगे और इसके गुणों के बारे में हम बात करेंगे। तो कुल मिला के यह कहा जाए, क्योंकि अनुसंधान क्षेत्र में निर्देशन का अपना बहुत अत्यधिक रोल होता है और यह निर्देशन सभी के लिए यानी एक पूर्ण रूप से निर्देशन विधि होनी चाहिए।
इसीलिए हमने समाजशास्त्री निरंतर इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे टिपेट विधि वो अपनाएंगे, अभिनीति, सहविचार निर्देशन, देव निर्देशन, स्तरित निर्देशन, ग्रिड पद्धति, संगणना पद्धति, क्षेत्रीय निर्देशन आदि विधियों का समय समय पर वो अनुसंधान करते हैं और इस विषय के बारे में बताते हैं। धन्यवाद।